हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने सॉइल के बेसिक्स को कंप्लीट किया था और टाइप्स ऑफ सॉइल को पढ़ा था। और वैसे हमने ये भी देखा था कि थ्योरी के संग हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो जितने भी हमने लास्ट में जो टॉपिक पढ़ा था उससे रिलेटेड जितने भी एई जेई हमारे ईएससी में पीवाईक्यू पूछे गए उनको सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन के संग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय द विंड इज कॉल्ड। तो दो तरीके की सॉइल होती है, एक होता है हमारा रेसिडुअल सॉइल और एक होता है हमारा ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो यहाँ पे वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल की बात करिए, मतलब क्या कि जो हमारा हमारा पेरेंट रॉक होगा यहाँ पर एक हमारा, और कुछ एजेंट के कारण वो जो है हमारे सॉइल के पार्टिकल्स हैं, हमारा सॉइल पार्टिकल्स हैं, जो हमारे डिसइंटीग्रेशन होने के बाद पार्टिकल्स हैं, वो कहीं ट्रांसपोर्ट होकर मूव कर गए। तो अब वो बोल रहा है कि जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ है वो विंड के कारण हुआ है। तो अगर विंड के कारण हुआ है तो उस तरीके की सॉइल क्या कहेंगे? तो एओलियन सॉइल, एलुवियल सॉइल, मेराइन सॉइल और लेक्कोस्ट्राइन सॉइल। तो ये क्या है? चारों ही हमारे ट्रांसपोर्टेड सॉइल का एग्जांपल है। वहां पे एओलियन की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे विंड के कारण होती है। आप देख सकते हो कितने एग्जाम्स में पूछा गया है। वेल, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। वहीं पे अगर हम बात करते हैं एलुवियल सॉइल, लेक्कोस्ट्राइन सॉइल और जो मेराइन सॉइल है, ये तीनों, इसके तीनों के एजेंट हमारे वाटर होते हैं। तीनों वाटर के कारण होता है। रनिंग वाटर के कारण एलुवियल सॉइल, लेक्स के पास जो डिपॉजिट होती है वो लेक्कोस्ट्राइन सॉइल, और जो सी के हमारे फ्लोर पे जो डिपॉजिट होती है वो होती है हमारी मेराइन सॉइल। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल है, उनमें क्या पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलती है? कंटेन्स लार्ज परसेंटेज ऑफ क्ले मटेरियल। बिल्कुल सही बात है। वेल, एग्जिबिट हाई कंप्रेसिबिलिटी। तो क्या कंप्रेसिबिलिटी भी हाई होती है? तो हम ब्लैक कॉटन सॉइल की कुछ प्रॉपर्टी की बात करें तो क्ले मिनरल बहुत ज्यादा होता है। वो भी अगर हम क्ले मटेरियल की बात करें उसमें कौन सा सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंट होता है? तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो है हमारा मॉन्ट मोरिलियोनाइट। तो मॉन्ट मोरिलियोनाइट जो होता है वो इसमें हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। वेल, अगर हम क्ले की बात करें, मतलब सॉरी, अगर हम ब्लैक कॉटन सॉइल की बात करते हैं तो इसमें वाटर कंटेंट होने के कारण वॉल्यूमेट्रिक चेंज देखने को मिलता है। कैसे? वाटर कंटेंट इंक्रीज करेंगे तो ये स्वेलिंग बिहेवियर दिखाता है, स्वेल करने लगती है। वेल, वहीं पे अगर हम वाटर कंटेंट को डिक्रीज कर देंगे, वाटर कंटेंट डिक्रीज करने की वजह से ये हमें श्रिंकेज दिखाने लगता है। श्रिंकेज की प्रॉब्लम आपको देखने मिलेगी। तो वहीं पे अगर हम इसकी बात करें तो ये कंप्रेसिबिलिटी भी ज्यादा शो करता है। क्यों शो करता है? क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक चेंज हो रहा है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये मोस्टली हमें महाराष्ट्र के रीजन में देखी जाती है, महाराष्ट्र गुजरात वाले रीजन में देखी जाती है। वहीं पे अगर इसके नाम से बात करें तो क्रॉप, जो हमारी कॉटन की क्रॉप है उसके लिए सबसे बेस्ट सॉइल है ये हमारी, लेकिन इसकी जो बियरिंग कैपेसिटी है वो कम होती है। इस वजह से हम कंस्ट्रक्शन साइट में इसको डायरेक्टली ऐसे यूज नहीं करते, कुछ केमिकल्स हम यूज करने के बाद हम इसको यूज करते हैं। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सॉइल रिजल्टिंग फ्रॉम disintegration of the rock and still may stay at the place for the formation of known as। तो जो सॉइल है वो डिसइंटीग्रेशन, हमें पता है कि 4 स्टेप होते हैं, जिसकी अगर हम बात करें 4 स्टेप की, तो कौन कौन से स्टेप थे? तो पहला था वेदरिंग, फिर हमारा होता है वेदरिंग होने के बाद, वही जो वेदरिंग है वही हमारा डिसइंटीग्रेशन भी है। तो वेदरिंग हो गई, उसके बाद हमारा वेदरिंग हुआ, जो हमारा पेरेंट रॉक है उसका वेदरिंग हुआ। वेदरिंग मतलब क्या हो गया कि उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ है। डिसइंटीग्रेशन होने के बाद क्या होगा? वो ट्रांसपोर्ट होगा। ट्रांसपोर्ट होने के बाद क्या होंगे? वो डिपॉजिट हो जाएंगे, फिर वो कहीं पे डिपॉजिट हो जाएंगे। डिपॉजिट होने के बाद क्या होता है? आपको अपहीवल देखने को मिलेगा। फिर डिपॉजिट होने के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? अपहीवल देखने को मिलेगा। तो ये जो पूरी साइकिल है ये हमारी जियोलॉजिकल साइकिल कहती है। तो वेदरिंग ही हमारा डिसइंटीग्रेशन है। तो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन भी हो सकता है, केमिकल डिसइंटीग्रेशन। तो अभी वो बोल रहा है कि जब पेरेंट रॉक पे डिसइंटीग्रेशन हुआ तो वो जो सॉइल पार्टिकल है वहीं रह गए। उस तरीके की सॉइल को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस है ड्रिफ्ट, एलुवियल सॉइल, को एलुवियल सॉइल और रेसिडुअल सॉइल। तो रेसिडुअल सॉइल मतलब वहीं रिसाइड कर गए। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हो मेंस के एग्जाम में पूछा गया है, तो बेसिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं ड्रिफ्ट की, तो ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट हमारा ग्लेशियर से रिलेटेड है। वहीं पे एलुवियल सॉइल की बात करें तो रनिंग वाटर से रिलेटेड है। और एलुवियल सॉइल की बात करते हैं, अगर हम एलुवियल सॉइल की, सॉरी, को एलुवियल सॉइल की बात करते हैं तो ये हमारा ग्रेविटी से रिलेटेड है। तो ये ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? रेसिडुअल सॉइल विल द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल, वहीं पे अगर हम बात करते हैं प्लांटिंग ट्रीज वुड रिड्यूस पॉल्यूशन बाय सेडिमेंट्स। तो प्लांट करने से, ट्री को प्लांट करने से पॉल्यूशन तो रिड्यूस होता ही है बाय सेडिमेंट्स एंड विल आल्सो प्रिवेंट। क्या प्रिवेंट करता है प्लांटिंग ट्री? तो अगर हम ट्रीज की बात करें तो हमें ट्रीज क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि ये रूट्स होती हैं। रूट्स का एक अलग ही अपना प्रोमिनेंट फंक्शन है। एक तो ये जो सॉइल के पार्टिकल्स है उसको होल्ड करके रखती है, बिल्कुल टाइटली फर्मली होल्ड करके रखेगी। और उससे जो वाटर है उसको सक करके कैपिलर एक्शन के थ्रू वो वाटर अपने स्टेम से ब्रांचेस तक पहुंचाती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, ट्रांसपिरेशन के लिए। वेल, तो वो सॉइल को जो है होल्ड करके रखते हैं। अब मैंने इसको डेवलपमेंट के, फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के नाम पे प्लांट को, जो हमारा ट्रीज है उनको मतलब काट दिए। तो अब क्या हुआ? पूरी रूट्स हमारी लूज हो गई। तो इसका मतलब सॉइल अब हमारी लूज हो जाएगी। जब बहुत ज्यादा विंड होगी, लैंडस्लाइड देखने को मिलेगा, तो इरोजन ज्यादा होगा। सॉइल इरोजन से भी प्रिवेंट करती है पॉपुलेशन कंसोलिडेशन और सॉइल सेटलमेंट। तो इसका कोई लेना देना नहीं है। सॉइल इरोजन से इसको प्रिवेंट करती है। ये भी मेंस के एग्जाम में पूछा गया है और ये एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
द इन्वेंटर ऑफ द टर्म सॉइल मैकेनिक्स वाज, या फिर विच साइंटिस्ट इज एसोसिएट विद द थ्योरी इन सॉइल मैकेनिक्स, या द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो कितने सारे एग्जाम में पूछे गए। बेसिकली इसमें यही पूछना चाह रहे हैं कि सॉइल मैकेनिक्स के फादर किसको कहा जाता है, ये किसने सबसे ज्यादा इस पे रिसर्च की है। तो हम पहले ही लेक्चर में देख चुके हैं कि कार्ल तरज़ाकी इज द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ दीज स्टिफ मेराइन कैल्सेरियस क्ले ऑफ ग्रीनिश कलर। तो सबसे पहले तो बोल रहा है कि स्टिफ होने, मेराइन होनी चाहिए, कैल्सेरियस मतलब क्ले का पार्टिकल उसमें होने, और ग्रीन कलर की होनी चाहिए। ये सारी पार्टिकल की ये जो सारी क्वालिटी है, ये किस वाली में देखने को मिलती है। तो अगर मक और पीट की बात की जाए, ये हमारी ऑर्गेनिक सॉइल है। अगर भाई ऑर्गेनिक सॉइल है तो अब क्या बात करेंगे इसकी, ये स्टिफ तो नहीं होगी। ऑर्गेनिक सॉइल जो होती है वो स्टिफ नहीं होती, वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, ये बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होती है। ये तो दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए पहले ही। अगर हम टिल की बात करते हैं, तो टिल की बात की जाए तो ये मेराइन के पास तो देखने, ग्लेशियर वाले एरिया के पास देखने को, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारा माल्ट। अब माल्ट में आपको स्टिफ मेराइन कैल्सेरियस क्ले है और ये ग्रीनिश कलर की है। तो सी ऑप्शन विल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट प्रोसेस ऑफ फिजिकल डिसइंटीग्रेशन इन रिगार्ड टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो हम अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो ये बोल रहा है कि इनसे कौन सा जो है आपका वो डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस में, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस का इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट, ये प्लीज जरूर चेक कर लीजिएगा। क्या होता है, कुछ क्वेश्चन हमें आते होते हैं, लेकिन जब एग्जाम हो रहा होता है तो वहां पे मेंटल प्रेशर एक अलग होता है। क्वेश्चन में इनकरेक्ट या करेक्ट दिखता ही नहीं, हम बस लगाते चलते जाते हैं। इनकरेक्ट प्रोसेस पूछ रहे हैं किसका, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन। दो तरीके की डिसइंटीग्रेशन होते हैं, एक हो गया हमारा फिजिकली, हम फिजिकल कर सकते हैं, और एक हमारा होता है केमिकल। तो अब दोनों ही तरीके से हम वेदरिंग कर सकते हैं, डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलता है। तो वेजिंग एक्शन ऑफ आइस, तो हम इसको भी डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है। इसके लिए आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा, जो आइस का वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर से ज्यादा होता है। अब जैसे दो तरीके की, दो हमारी रॉक है, तो रॉक है उसमें हमारा वाटर एंट्रैप हो गया, मतलब वाटर फंस गया। अब क्या होगा, टेम्परेचर डाउन होगा। टेम्परेचर डाउन होगा, जब टेम्परेचर चेंज हुआ तो वाटर हमारा किस में कन्वर्ट हुआ, आइस में। जैसे ही वो आइस में कन्वर्ट हुआ, वॉल्यूम आपको पता है इसका ज्यादा होता है, वो वॉल्यूम की वजह से एक्सपेंडेशन देखने को मिलेगी, और कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से आपको डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस देखने को मिलेगा। तो हमारा फिजिकल हो गया। वैसे ही रूट्स के स्प्रेड होने की वजह से भी आपको डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। और जो एब्रेशन होता है वो सरफेस के, जो हमारे दोनों सरफेस है उनके रगड़ने की वजह से या उनके कांटेक्ट में आने की वजह से, फिजिकल कांटेक्ट के आने की वजह से एब्रेशन देखने को मिलता है। ये तीनों जो है हमारे वेजिंग एक्सरसाइज, स्प्रेडिंग ऑफ रूट, प्लांट एंड फिजिकल डिसइंटीग्रेशन है। वेल, वहीं पे अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन है, ये हमारा केमिकल डिसइंटीग्रेशन में कंसीडर किया जाता है। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप यहाँ देख सकते हो कि फिजिकल डिसइंटीग्रेशन दिखाया है, जैसे टेम्परेचर चेंज हुआ तो वाटर हमारा आइस में कन्वर्ट हो गया, फिर उसकी वजह से वेजिंग एक्शन देखने को मिला। फूड्स के स्प्रेड होने की वजह से, एब्रेशन की वजह से, ये सारे हमारे फिजिकल डिसइंटीग्रेशन है। वेल, वहीं पे अगर हम केमिकल डिसइंटीग्रेशन की बात करें तो हाइड्रेशन, वाटर की वजह से, कार्बन की वजह से सॉल्यूशन हो गया, ऑक्सीजन की वजह से हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस, ये सब हमारा केमिकल डिसइंटीग्रेशन। वेल, वहीं पे दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि डिपॉजिट डायरेक्टली मेड बाय द मेल्टिंग ग्लेशियर आर नोन एज। ये जो डिपॉजिट्स हैं जो डायरेक्टली हमारे मेल्टिंग ग्लेशियर के डिपॉजिट, मतलब पहले ग्लेशियर है उसके मेल्ट होने की वजह से जो डिपॉजिट वहीं रह गया, ट्रांसपोर्ट नहीं किया, डिपॉजिट हो गए, उस तरीके की सॉइल को हम क्या बोलते हैं। तो टेलस है, लुइसिस है। तो लुइसिस की बात करें तो एयर की वजह से होता है, टेलस की बात करें तो ग्रेविटी की वजह से होता है। वेल, वहीं पे अगर हम बात करें तो ड्रिफ्ट और टिल में सबको कंफ्यूजन होगा। तो जो टिल है वो वहीं डिपॉजिट हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है, तो टिल विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो ड्रिफ्ट है वो रनिंग वाटर के थ्रू या किसी के कारण ये थोड़े से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो टिल विल बी द करेक्ट आंसर। टिल इज अ डिपॉजिट जो कि डायरेक्टली मेल्टिंग ग्लेशियर की वजह से वहीं हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सॉइल कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर, या फिर प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल मेक्स, तो क्या होने लगता है। अगर ऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो ऑर्गेनिक मैटर किस वजह से होता है, तो वेजिटेशन, जो वेजिटेटिव मटेरियल होता है, जैसे प्लांट हो गया हमारा, या घर से हमने जितने भी कचरे, जो बायोडिग्रेडेबल हमने जो वेस्ट फेंका है, उसमें क्या है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करने लगते हैं, तो वो जो डिकम्पोजिशन करते हैं उस वजह से वेजिटेटिव ऑर्गेनिक मैटर कंपोज फॉर्म होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें वेजिटेटिव मैटर की वजह से हमारा ऑर्गेनिक मैटर बना। अब अगर हम बात करते हैं तो ये बोल रहा है कि क्या वो स्वेल करते हैं लो वाटर मॉइस्चर कंटेंट में। तो आप खुद सोचो, अगर वाटर कंटेंट कम है तो वो स्वेलिंग प्रोसेस नहीं दिखेगा, वो श्रिंकेज देखने को मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। स्पॉन्जेस नेचर होते हैं, बिल्कुल सही बात है उसमें, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर एक्शन कर रहे होते हैं, तो ज्यादा आपको मॉइस्चर कंटेंट देखने को मिलेगा, तो इसलिए वो स्पॉन्जी नेचर होते हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट। वेल, हम नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। श्रिंक विद इंक्रीजिंग मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट के इंक्रीज करने से श्रिंक नहीं होगा, ये भी अपोजिट दे रखा है, वो स्वेल होगा। तो इस बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑयल इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। ऑयल एक वर्ड है जो कि लैटिन वर्ड से हमने डिराइव किया है। वो लैटिन वर्ड कौन सा है, क्या वो सोनम है, या फिर सोलिया है, या फिर सोयला है। तो इन तीनों में से कोई भी नहीं है, नन ऑफ दिस विल बी द आंसर। वो वर्ड है सोइलियम।
तो सोलियम, तो सोलियम इज अ वर्ड, ये लैटिन वर्ड है जिससे हमने सॉइल वर्ड डिराइव किया, जिसका मतलब क्या होता है कि टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ सरफेस है उसकी टॉप लेयर है, उसकी जब स्टडी कर रहे हैं वो हमारी सॉइल है। ये लैटिन वर्ड सोलियम से डिराइव किया गया है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग डील्स विद द चेंजेस दैट अकर इन, जियो मीन्स अर्थ। सबसे पहला जो हमने लेक्चर किया था उसमें जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की डेफिनेशन, जियो मीन्स अर्थ, जिसमें हम टेक्निकली उसके हाइड्रोलिक्स, उसके केमिकल, उस पे जियोलॉजी, उस पे जितनी भी फोर्स का एक्शन हो रहा है उसकी स्टडी जब करते हैं हम उसको जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग बोलते हैं, जिसके दो पार्ट थे, एक था हमारा सॉइल इंजीनियरिंग और एक हमारा था फाउंडेशन इंजीनियरिंग। इसी में हम अगर अर्थ के अंदर जो भी मिनरल्स और मटेरियल्स है उनकी स्टडी करते हैं तो वो हो जाता है हमारा जियोलॉजी। तो ये सब इसके छोटे छोटे पार्ट्स में कंसिडर किए जाएंगे। इसमें हम अर्थ की, बेसिकली अर्थ के बारे में बात करते हैं, मतलब जियो मीन्स अर्थ, तो जियोस्फेयर के बारे में बात करते हैं। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगर हम एयर की बात करें, जैसे अर्थ के बाहर हमारी, ये जो अर्थ है इसके बाहर हमारी जो एयर का पूरा ब्लैंकेट है, जैसे बोलते हैं हम एटमॉस्फेयर, तो अगर हम एयर की जो ब्लैंकेट है उसके बारे में बात करें तो वो एटमॉस्फेयर होता है। और उसी के जो सब पार्ट्स हैं वो है हमारा ट्रोपोस्फेयर, तो पहली लेयर हमारी ट्रोपोस्फेयर होती है। फिर अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रेटोस्फेयर होता है। फिर हम बात करें तो मीजोस्फेयर होता है। और लास्ट हमारा होता है एक्सोस्फेयर। तो अभी तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग हैज द मिनिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो एक तरीके का रेशियो है। तो जो ये रेशियो है वो किस किसका है, डेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर, जो भी हम पर्टिकुलर मटेरियल की बात करें तो वो जो मटेरियल है उसका डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब स्टैंडर्ड फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, हम सॉइल में स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर लेते हैं, तो स्टैंडर्ड फ्लूइड एयर भी लिया जा सकता है, लेकिन हम स्टैंडर्ड फ्लूइड अभी यहाँ पर हम वाटर लेते हैं। ये हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। वो बोल रहा है कि सबसे मिनिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी होगी, तो पीट की होगी, क्योंकि ऑर्गेनिक, जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल है उसकी हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है इन कंपेयर टू इनऑर्गेनिक मटेरियल से। तो यहाँ पर आप देखोगे तो बेंटोनाइट, क्वार्ट्स और क्ले, ये तीनों हमारी और इनऑर्गेनिक में आ गया। और इनका जो जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी वो 2.6 के आसपास होता है, तो किसी का 2.67 होगा, किसी का 2.69 होगा, तो इसके आसपास होता है। पहले यहीं पे हम इसकी बात करते हैं 1 पॉइंट समथिंग, 1.67 के आसपास हमारी पीठ की होती है। तो अगर हम बात करें तो सबसे मिनिमम अभी इस केस में हमारी पीठ की है, पीठ की स्पेसिफिक ग्रेविटी है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन कहें तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज और आर प्रीडोमिनेंट इन द ग्रैनुलर सॉइल। तो सबसे पहली बात वो बोल रहा है कि कौन सा, जो ग्रेन्स वाले से ग्रैनुलर सॉइल्स होते हैं उनमें कौन सा फंक्शन प्रीडोमिनेंट है। प्रीडोमिनेंट की अगर बात की जाए तो ऑप्शंस देख लेते हैं, वो क्या कह रहा है, कोहेजन है कि फ्रिक्शन है या एडहेशन है। सबसे पहली बात, जो दो पार्टिकल्स हैं, अगर उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है, जो दो पार्टिकल्स हैं उन दोनों के जो बीच में फोर्स है, इसको बोलते हैं हम कोहेजन। लेकिन अगर यही पार्टिकल जो है, ये जो पार्टिकल दूसरे सरफेस के संग अटैच हो गया, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है इसे बोलते हैं हम एडहेसन। और जो हम चल रहे हैं, सरफेस है, दो पार्टिकल है, सरफेस, एक सरफेस है ये वाला और एक पार्टिकल, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स इज द predominant force or mechanism in the granular soil. तो B option will be the correct answer of this question. Next question है कि lacustrine soil are transported and deposited by which one of the following agent। वैसे सब कौन से एजेंट के कारण जो ट्रांसपोर्ट, वो हमारी लेकोस्ट्राइन सॉइल है वो ट्रांसपोर्ट होती है, डिपॉजिट होती है। सबसे पहली बात, ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, बिल्कुल। तो वाटर जब ट्रांसपोर्ट होकर आता है और लेक्स के कारण, लेक्स के जो ऐसे लेक है हमारी और उसके जो साइड पे जो हमारी डिपॉजिट होती है उसको हम बोलते हैं लेकोस्ट्राइन सॉइल। तो लेक्स इज द मेन रीजन फॉर विच फॉलो, मतलब लेकोस्ट्राइन सॉइल का मेन रीजन है, मेन एजेंट है, तो लेक विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप देख सकते हैं एसएससी जेईई में पूछा गया और ईएससी 1996 में पूछा गया है। वेल वहीं पर अगर हम रिवर्स की बात करें तो एलुवियल सॉइल हो जाएगा हमारा आंसर। रिवर्स जो करती है सॉइल डिपॉजिट वो है हमारा एलुवियल सॉइल, और सी जो करती है वो मेराइन सॉइल हो गई। और अगर हम विंड की बात करें तो एओलियन सॉइल विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और लेक्स इज द ऑप्शन ऑफ लेकोस्ट्राइन सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि द सॉइल विच एग्जिबिट कोहेजन बट द एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस इज जीरो। तो वो क्या कह रहा है कि ऐसी कौन सी सॉइल है जिसमें कोहेजन तो सबसे ज्यादा होता है, लेकिन जो शेयरिंग रेजिस्टेंस है, जो फाई की वैल्यू है वो जीरो है। तो जब फाई की वैल्यू जीरो हो जाए और कोहेजन सबसे ज्यादा हो तो ये हमारी प्योर कोहेजिव सॉइल का कंसिडर किया जाता है। ये कौन सी है, प्योर कोहेजिव सॉइल है, मतलब बिल्कुल भी फ्रिक्शन देखने को, रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिल रहा है, प्योर कोहेजिव है। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगर हम सैंड की बात करते हैं तो सैंड में आपको क्या, कि फ्रिक्शन, जो शेयरिंग रेजिस्टेंस है वो देखने को मिलेगा जो प्योर सैंड है, और सी आपको जीरो देखने को मिलेगा। वेल वहीं पे सिल्ट की बात करते हैं तो उसमें दोनों ही, पाई की भी वैल्यू कुछ कुछ होती है और सी जो कोहेजिव है उसकी भी वैल्यू देखी जाती है। अभी यहाँ पर तो प्योरली कोहेजिव सॉइल विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द सॉइल स्टेज एट द प्लेस ऑफ इट्स फॉर्मेशन जस्ट अबव द पेरेंट रॉक। तो जो पेरेंट रॉक है यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया था
पेरेंट रॉक के पास ही वो पार्टिकल्स रह गए हैं, वो किसी के कारण ट्रांसपोर्ट होके नहीं गए हैं, उस तरीके की सॉइल को क्या कहते हैं, तो वो हमारी रेसिडुअल सॉइल होती है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोहेसिव सॉइल आर, तो कोहेसिव सॉइल के बारे में बात की जा रही है। जो कोहेसिव सॉइल है वो क्या है? पुअर फॉर बैकफिल ड्यू टू लार्ज लेटरल प्रेशर, गुड फॉर बैकफिल ड्यू टू हाई शेयर स्ट्रेंथ, या फिर गुड फॉर बैकफिल ड्यू टू लो लेटरल प्रेशर। तो सबसे पहली बात है, इसमें लेटरल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो हाई लेटरल प्रेशर होता है और ये पुअर बैकफिल माना जाता है। और इसमें क्रीप देखने को मिलता है, क्रीप देखने को मिलता है विद टाइम। ऑब्वियसली टाइम के संग टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत ज्यादा टाइम तक एक कांस्टेंट लोड लगा रहता है, तो आपको क्रीप प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्रीप क्रीप की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कोहेसिव सॉइल में। और इसका जो लेटरल प्रेशर है वो बहुत ज्यादा लार्ज होता है, इस वजह से वो बैकफिल की तरह यूज नहीं करते, क्योंकि बैकफिल तो हमारा लोड लेने के लिए, उल्टा वही अगर इतना नहीं करते तो आंसर क्यूमुलस सॉइल आर कंसिस्टेड ऑफ। तो अगर बात करें, वो कह रहा है क्यूमुलस सॉइल क्या क्या को कंसिस्ट करता है। क्यूमुलस सॉइल कॉम्बिनेशन था ऑर्गेनिक मैटर का, कौन कौन से? पीट और मक, पीट और मक को जो कंबाइन करके जो सॉइल बनती है वो होती है हमारी क्यूमुलस सॉइल। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल कंटेन्स ग्रेवल, सैंड एंड सिल्ट। तो अगर हम बात करते हैं तो ग्रेवल भी हो, सैंड भी हो और सिल्ट भी हो, तो ये एक मेटामॉर्फिक रॉक होती है जो कि इन सबके कंपोजिशन से बनी है, जो कि ग्रेवल भी कंटेन करती है, सैंड भी कंटेन, सिल्ट भी कंटेन करती है, वो है हमारी क्लीचे, कैलिशी बोल सकते हैं। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। वेल एन एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल इज, तो ऐसा जो एजेंट जो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल, तो विंड के कारण भी ट्रांसपोर्ट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ग्रेविटी के कारण भी ट्रांसपोर्ट हो सकती है, और वाटर के कारण भी ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन सही, तो डी विल बी द करेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है, तो टेलस, टिल, लुइसिस और लेकोस्ट्राइन की बात हो रही है। तो अगर हम सबसे पहले लेकोस्ट्राइन की बात करते हैं, लेकोस्ट्राइन की बात करें तो इसका रीजन हमारा लेक है, तो लेक अगर देखें तो यही बिल्कुल डी का डी ही हो गया, तो डी का डी हो गया, तो मतलब सी ऑप्शन तो हम एलिमिनेशन से करेंगे, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, या तो ये होगा यही होगा। अब अगर हम बात करें दोनों ऑप्शन में बी को सी दिया गया है, मतलब टिल को हमारा ग्लेशियर के संग कनेक्ट किया गया, तो बिल्कुल बी को अगर हमने ग्लेशियर्स के संग कनेक्ट कर दिया तो अब लियोसिस बचा और टेरेस बचा। टेरेस हमारा ग्रेविटी की वजह से होता है, तो ग्रेविटी की वजह से होता है, मतलब ये बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा टेरेस का। तो बचा कैल्यूसिस हमारा विंड की वजह से होता है, तो ये हमारा बी सी ए डी, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमारा मैचिंग में देखा गया है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लैक कॉटन सॉइल इज अनसूटेबल फॉर फाउंडेशन। वो बोल रहा है कि ये बात सही है कि अनसूटेबल है फाउंडेशन के लिए, पर क्यों? तो ब्लैक कॉटन सॉइल कोहेसिव भी होती है, बिल्कुल सही बात है, पर अनसर्टेन भी है, उसमें परमेबिलिटी क्योंकि लो होती है, जो हमारी क्ले पार्टिकल जिसमें आ जाएंगे उसकी परमेबिलिटी लो हो जाएगी, ठीक है। उसकी लो बियरिंग कैपेसिटी है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है कि वो वॉल्यूमेट्रिक चेंज होता है जैसे ही उसमें मॉइस्चर ऐड हो जाता है। तो अगर लोड हमारा आया, पर सुपर स्ट्रक्चर का लोड आया, फिर मॉइस्चर कंटेन आया, तो इन दोनों वजह से हमें वॉल्यूमेट्रिक चेंज देखने को मिलेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। मान लो वॉल्यूम कुछ और था, वॉल्यूमेट्रिक चेंज आया तो डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला। तो वॉल्यूमेट्रिक चेंज होने की वजह से, मॉइस्चर और लोड की वजह से, जो हमारा ब्लैक कॉटन सॉइल है वो हम फाउंडेशन के लिए यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वाटर कंटेंट इंक्रीज होता है तो स्वेल होता है, और वाटर कंटेंट डिक्रीज होता है तो वो श्रिंक होता है। इस वजह से अगर हमें ब्लैक कॉटन सॉइल अगर फाउंडेशन में यूज करनी होती है तो हम उसमें स्टेबलाइजेशन करते हैं, स्टेबलाइजेशन करते हैं, मतलब केमिकल मिला के उसको स्टेबल करते हैं, स्टेबलाइजेशन करते हैं। और कौन यूज किया जाता है स्टेबलाइजेशन के लिए? लाइम को यूज करते हैं स्टेबलाइजेशन के लिए। तो लाइम स्टेबलाइजेशन एक अलग एमसीक्यू फॉर्म हो गया ये, तो लाइम स्टेबलाइजेशन इज ब्लैक कॉटन सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, कि इट अंडरगोज वॉल्यूमेट्रिक चेंज, वॉल्यूमेट्रिक चेंज देखने को मिलता है, इस वजह से हम उसको फाउंडेशन में, कि अगर जो सुपर स्ट्रक्चर से लोड आ रहा है उसकी वजह से अगर हमें वॉल्यूमेट्रिक चेंज देखने को मिल जाए सब स्ट्रक्चर में, तो क्या मतलब रहेगा हमारे फाउंडेशन का? वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विच ऑफ दीज डज नॉट इफेक्ट द सक्शन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। तो इनमें से कौन सा सक्शन कैपेसिटी के लिए इफेक्ट नहीं करता है? तो ये बोल रहा है कि टेम्परेचर, डिजोल्व सॉलिड, एंगल ऑफ कांटेक्ट, या फिर प्रेशर ऑफ वाटर। तो प्रेशर ऑफ वाटर है जो ऐसी चीज जो कि सक्शन कैपेसिटी को, हमारी जो सक्शन कैपेसिटी होती है सॉइल की, उसको इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि डिजोल्व सॉलिड भी करते हैं। एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको पता ही है, या तो अप साइड में हो सकता है या नीचे साइड में हो सकता है। जैसे टेम्परेचर चेंज होगा तो विस्कोसिटी चेंज हो जाएगी, विस्कोसिटी चेंज होते ही हमारी सक्शन कैपेसिटी चेंज हो जाती है। तो प्रेशर ऑफ वाटर एक ऐसी चीज है जो कि हमारे सक्शन कैपेसिटी को जो इफेक्ट नहीं करता है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन सॉइल इज डिपॉजिट एट अ प्लेस अवे फ्रॉम इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन। अब यहाँ पे क्या है कि वही पेरेंट रॉक है और अब सॉइल वहां नहीं डिपॉजिट हो रही है, कहीं और जाके डिपॉजिट हो रही है, तो ऑब्वियसली उसने ट्रांसपोर्ट किया होगा, तो उस तरीके की सॉइल को क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं।
पेरेंट रॉक वही होती है जिसके डिसइंटीग्रेशन से हमारी सॉइल फॉर्म हुई है। रेसिडुअल सॉइल वो होती है जो वहीं पर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पीट इज कंपोज्ड ऑफ। तो पीट किस किस के कारण कंपोज्ड होती है? क्या क्ले और सैंड के कारण होती है? बिल्कुल नहीं। डिकेड वेजिटेटिव मैटर के कारण होती है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक सॉइल है। ये ऑर्गेनिक सॉइल है, तो जो हमारा वेजिटेटिव मटेरियल होता है या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसके डिकम्पोजिशन से हमारी पीट फॉर्म होती है। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इट इज नॉट अ सिंथेटिक केमिकल। ये सिंथेटिक केमिकल नहीं। इनऑर्गेनिक सिल्ट और सिल्टी क्ले के कारण भी कंपोज नहीं होती है। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। 12 व्हाट इज नोन एज द सेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इन द सॉइल मास। तो अगर हम बात करते हैं, वो बोल रहे हैं कि सेटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल, सॉइल मास के सेटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल की वजह से जो क्या फॉर्म होता है, तो ये जो सॉइल पार्टिकल्स हैं ये इस तरीके से फॉर्म होते हैं। अब हम इसकी स्टडी जब हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो आपको ये जो शीट देखने को मिलती है इसी की, ये सेटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन है सॉइल मास का, इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं फैब्रिक। तो फैब्रिक ऑफ सॉइल मास, जिसमें हम उसकी सॉइल पार्टिकल की कि क्रिस्टलाइन है कि अमॉर्फस है, किस तरीके से मतलब उनका डिजाइन है, पूरी स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक में। और हम उसके वॉइड के बारे में भी स्टडी करते हैं, वॉइड्स के बारे में भी स्टडी करते हैं। तो फैब्रिक विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाँ आई गेस ये रिपीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अनकन्फर्मिटी इज। तो एन अनकन्फर्मिटी, ये ईएससी 2019 में पूछा गया था। तो अनकन्फर्मिटी क्या है? जो कंफर्मिटी नहीं हो, मतलब सरफेस पे जब इरोजन देखने को मिलता है और छोटे छोटे जो रॉक्स होते हैं उनके ऊपर इरोजन देखने को मिलेगा, कोई भी डिपोजिशन डिटेक्ट की जाएगी, नॉन डिपोजिशन डिटेक्ट की जाती है रॉक्स में, तो उसे अनकन्फर्मिटी कहते हैं। और जो ये पहला ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर है कि अ सरफेस ऑफ इरोजन और नॉन डिपोजिशन एज डिटेक्टेड इन अ सीक्वेंस ऑफ रॉक is called unconformity. A option will be the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द प्लास्टिसिटी ऑफ क्लेज आर ड्यू टू। तो जो प्लास्टिसिटी आपको देखने को मिलती है अपने क्ले में, वो किसके वजह से होती है? एड्सॉर्ब्ड वाटर की वजह से, फ्री वाटर की वजह से, वाटर मॉलिक्यूल्स बॉन्ड की वजह से। तो एड्सॉर्ब वाटर क्या है? जैसे ये हमारा कोई पार्टिकल है, उसके ऊपर जो वाटर सरफेस पे, जो हमारे उसके ऊपर जो वाटर सरफेस पे आ जाता है, उस वाटर के पार्टिकल्स को हम, इस वाले वाटर को हम बोलते हैं एड्सॉर्ब्ड। एक होता है एब्जॉर्ब, जो वाटर पार्टिकल अपने वॉइड्स में एब्जॉर्ब कर लेता है, वो अलग चीज है। और जब सरफेस पे वाटर रह जाता है तो हम इसको बोलते हैं एड्सॉर्ब्ड वाटर। वेल फ्री वाटर क्या है? जो ग्रेविटी के थ्रू अंदर चला गया, तो हमने किसी चीज में वाटर डाला, वो ग्रेविटी के फ्लो के कारण अंदर चला गया, तो वो हमारा फ्री वाटर हो गया। और वाटर मॉलिक्यूल बॉन्ड। वेल अगर इसके आंसर की बात करते हैं, सो एड्सॉर्ब वाटर की बात करते हैं ना, तो जो हमारा पार्टिकल के ऊपर जो हमारा वाटर एब्जॉर्ब है वो ये हमारा एड्सॉर्ब वाटर है। तो जो प्लास्टिसिटी की वजह से ये जो वाटर है, तो दो पार्टिकल्स हो गए, मान लो यहाँ पे भी एक और पार्टिकल है दूसरे कलर से बनाते हैं, तो दो पार्टिकल हो गए। इन दोनों के ऊपर जो पार्टिकल हमारा वाटर जो इनके ऊपर कंटेन कर रहा है, तो ये क्या करेगा? ये एक तरीके से लुब्रिकेंट का काम करता है। ये क्या है? एक लुब्रिकेंट का काम करता है। इसी वजह से प्लास्टिसिटी देखने को मिलती है। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर कि एड्सॉर्ब वाटर की वजह से, एड्सॉर्ब वाटर इज द रीजन जिसकी वजह से प्लास्टिसिटी हमें देखने को मिलती है क्लेस के अंदर। वेल वहीं पर हम बात करते हैं मटेरियल्स इन विच द एटम्स आर अरेंज्ड मोस्ट रैंडमली और those that do not have crystalline structure are called। तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, जब हम उनको माइक्रोस्कोप के थ्रू पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि दो तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है हमारा क्रिस्टलाइन और एक होता है हमारा अमॉर्फस। तो अगर हम क्रिस्टलाइन की बात करते हैं तो वो हमारा बिल्कुल अच्छे से डिजाइंड होता है, अच्छे से उसके अरेंज्ड होते हैं एटम्स। लेकिन वहीं पे अगर वो रैंडमली अरेंज्ड हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अमॉर्फस विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जिसमें कि जो हमारा लेटिस है, जो हमारा पूरा फैब्रिक था जिसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनको देखते हैं तो वो अरेंजमेंट उनका ना रैंडमली होता है। तो अमॉर्फस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि movement of deposition of sand and other matters in zigzag manner due to drifting at coast is the phenomena known as। तो अगर इसकी बात करते हैं तो ये बोल रहा है कि जो कोस्ट है, जो हमारा कोस्ट है उस पे जो हमारा डिपोजिशन देखने को मिलता है जिगजैग मैनर में, जो हमारी सैंड है वो डिपॉजिट हो रही है, तो वो कौन सा है? तो सबसे पहली बात तो लिटोरल ड्रिफ्ट जो होता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लिटोरल ड्रिफ्ट होता क्या है ये देख लेते हैं। तो ये क्या है कि इट इज अ टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ नॉन कोहेसिव सेडिमेंट। नॉन कोहेसिव सेडिमेंट कौन से हो जाते हैं? जैसे कि सैंड। तो सैंड को ट्रांसपोर्ट करने का जो हमारा प्रोसेस है, उस जो नॉन कोहेसिव सेडिमेंट है उनको ट्रांसपोर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको हम लिटोरल ड्रिफ्ट कहते हैं। ये बेसिकली कहाँ देखने को मिलेंगे हमको? शोर के किनारे। जो शोर होता है, जो सी शोर हो गया, ये सब इनके जो किनारे हैं उन पे जब देखने को मिलता है वो हमारा लिटोरल ड्रिफ्ट होता है। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोलैप्सिबल सॉइल। तो कोलैप्सिबल सॉइल का एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है वो ये पूछ रहे हैं। तो विंड के कारण जो हमारी एओलियन सॉइल होती है उसे जो हमारे लुइसेस होती है, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है हमारा कोलैप्सिबल सॉइल को। इसी को इवन कोलैप्सिबल सॉइल भी कहा जाता है। तो लुइसेस इज द करेक्ट आंसर। विंड के कारण जो हमारी लुइसेस देखने को मिलती है, इसमें
कंप्रेसिबिलिटी का भी ताकत ज़्यादा होता है, तो ये कोलैप्सिबल सॉइल है। इसमें जब हम थोड़ा-सा नॉर्मल वाटर कंटेंट हम इसमें डाल देते हैं, तो ये है ना बहुत ही हाई स्ट्रेंथ शो करता है, लेकिन एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद जब वाटर कंटेंट इंक्रीज़ करेंगे, तो फिर ये कोलैप्स कर जाता है, लेकिन एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पे ये बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ शो करता है। तो दिस इज़ द करेक्ट एग्जांपल ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सॉइल फॉर्म्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ डिकेइंग एंड केमिकल डिपॉजिट वेजिटेटिव मैटर, हमें पता ही है, तो वो एक्सेसिव मॉइस्चर कंटेन करता है, उस तरीके की सॉइल को क्या कहते हैं, तो वो हमारा पीट और मक होता है, और इसी के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं क्यूमुलॉइड सॉइल। वेल, वहीं पे हम रनिंग वाटर की वजह से एलुवियल, एयर की वजह से एल्यूलाइन और ग्रेविटी की वजह से कोएलुवियल सॉइल होता है, लेकिन वेजिटेटिव मटेरियल की वजह से जो सॉइल होती है वो हमारे ऑर्गेनिक सॉइल है, और वो हमारा क्यूमुलॉइड सॉइल है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉइल विच अलाउ इट टू डिफॉर्म्ड रैपिडली विदाउट इलास्टिक रिबाउंड एंड विदाउट वॉल्यूम चेंजेस इज कॉल्ड। तो ये पहली बात तो वो बोल रहा है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें वो जो सॉइल है हमारी, वो सॉइल जो है वो अलाउ करती है डिफॉर्म होने के लिए विदाउट इलास्टिक रिबाउंड, कोई भी इलास्टिक रिबाउंड आपको देखने को मिलेगा नहीं, और कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो ये होती है हमारी प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी। ये है हमारी प्लास्टिसिटी, जो सॉइल की प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी है वो मतलब रैपिडली डिफॉर्म हो जाएगा। हम किसी और शेप में उसको रिफॉर्म करना चाहेंगे तो बहुत आराम से डिफॉर्म हो जाएगा, कोई भी हमको इलास्टिक रिबाउंड देखने को, कोई भी वॉल्यूम चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रॉपर्टी ऑफ सैंड बाय वर्च्यू ऑफ इट टेक्स एनी डिजायर्ड पैटर्न शेप। तो अभी देखा कि अभी यही क्वेश्चन भी इसी तरीके से घुमा के पूछा कि विदाउट एनी इलास्टिक रिबाउंड, कोई भी प्रॉब्लम के बिना प्रॉब्लम के वो आराम से डिफॉर्म्ड हो जाता है, वैसे ये क्वेश्चन भी बोल रहा है कि विदाउट एनी प्रेशर और कुछ भी प्रॉब्लम के बिना ही वो एक डिजाइन पैटर्न शेप को ले लेता है। तो ये कौन सी तरीके की प्रॉपर्टी है सॉइल की, कौन सा तरीके की प्रॉपर्टी, तो वो हमारी हो जाएगी प्लास्टिसिटी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा हमारा प्लास्टिसिटी। अंडर प्रेशर रिटेन इट आफ्टर प्रेशर रिमूव्ड, मतलब प्रेशर जब लगाते हैं तब वो एक डिजायर्ड पैटर्न शेप ले लेता है, और फिर जब प्रेशर रिमूव भी कर देते हैं तो भी वो अपने शेप में रहता है। तो ये कौन सी पोरोसिटी, ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो वो हो जाएगा हमारा प्लास्टिसिटी। वहीं पर अगर हम फ्लोएबिलिटी की बात करते हैं तो ये क्या होती है कि कितना मूव कर सकता है, कितना जो है वो मूव कर सकता है, ये कितना वो फ्लो कर सकता है, इस कैपेसिटी को हम फ्लोएबिलिटी बोलते हैं। वहीं पे पोरोसिटी हम आगे पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड, कितना वॉइड है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल में, मतलब सॉइल में कितना वॉइड है उसके रेशियो को हम पोरोसिटी कहते हैं। और कोलैप्सिबिलिटी अभी देखा, लुइसिस सॉइल जो है ये गुड एग्जांपल है हमारे कोलैप्सिबल सॉइल का। कोलैप्सिबिलिटी क्या है, एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पे तो वो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ शो करता है, लेकिन उस वाटर कंटेंट को अगर हम एक्सेस करते हैं और ज्यादा वाटर कंटेंट कर देते हैं तो जो सॉइल है वो हमारी कोलैप्स हो जाती है, कोलैप्सिबल प्रोसेस शो करता है, तो उसे कोलैप्सिबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंड इज नॉट आइडियल इफ इट इज, गेल 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सैंड कब आइडियल नहीं होगी, जब उसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड कंटेंट होगा तब तो आइडियल होगी, भाई सिलिका होता है तभी वो सैंड है, और केमिकल इनर्ट होगा तो भी हमारे लिए अच्छा है। ऑर्गेनिक सॉल्ट से फ्री होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ऑर्गेनिक सॉल्ट से फ्री होना चाहिए। ऑर्गेनिक सॉल्ट होगा तो वो स्पॉन्जी नेचर में हो जाएगी, स्पॉन्जी नेचर में दिखेगी, जो कि हमारे लिए सुटेबल नहीं है। क्या सॉइल सैंड सॉफ्ट होनी चाहिए, सॉफ्ट होने का मतलब ये कि ऑर्गेनिक मैटर उसमें प्रेजेंट है, और सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। अगर सॉफ्ट नहीं होगी तभी वो आइडियल है, तो सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। आइडियल हो, अगर सॉफ्ट है तो वो आइडियल नहीं है, और अगर आइडियल है तो फिर सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर है इसका मतलब वो सॉफ्ट है। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। वेल, ये क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेस्ट ऑफ एओलिन सॉइल। तो एओलिन सॉइल के बारे में हमने डिस्कस ही किया था कि सॉइल एओलिन कब होगी, द सॉइल हैज लो डेंसिटी। एओलिन सॉइल का मतलब ये है कि ट्रांसपोर्टिंग एजेंट क्या है, ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है हमारा एयर, और एयर अगर किसी चीज को उठा के ले जा रहा है तो वो हल्की होगी, तो डेंसिटी लो होगी, बिल्कुल करेक्ट बात है। भाई ट्रांसपोर्टिंग एजेंट एयर है, लो कंप्रेसिबिलिटी है, और एओलियन सॉइल अभी बताया ट्रांसपोर्टिंग एजेंट कौन है, उसका ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है हमारा एयर, तो विंड, बिल्कुल करेक्ट बात है कि द सॉइल इज डिपॉजिटेड बाय विंड, वेरी गुड। उसकी लार्ज परमेबिलिटी है, क्या उसकी लार्ज परमेबिलिटी है, बिल्कुल सही बात है। अगर उसमें पोर्स ज्यादा है, वो हल्की भी है और उसमें पोर्स ज्यादा होते हैं, पोर्स ज्यादा होने की वजह से आपको देखने को मिलेगा, पोर्स ज्यादा होने की वजह से आपको देखने को मिलेगा कि परमेबिलिटी ज्यादा हो रही है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन अगर हम ए स्टेटमेंट की बात करते हैं तो वो बोल रहा है कि लो डेंसिटी है, ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन लो कंप्रेसिबिलिटी है, ये सही बात नहीं है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। इसी वजह से ए ऑप्शन विल नॉट बी द आंसर, बी एंड सी विल बी करेक्ट। तो बी एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमने जितना भी उसमें थ्योरी पढ़ी थी, जो भी हमने सॉइल का बेसिक थ्योरी पढ़ी थी, हमने उसको सबको डिस्कस कर लिया है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, बियॉन्ड डिग्री सिविल के नाम से मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डेली बेसिस पे हम उस पर बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन को देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब, अगर आपको पसंद आया तो इसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच।